नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। फरीदाबाद में आज बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है। सूरजकुंड कन्वेंशन हॉल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। फरीदाबाद वो पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संगठनात्मक मजबूती समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खास जानकारी आपको दे रहे। फरीदाबाद वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है और इसी के साथ ही मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर ने उनका स्वागत किया है। हाथों में गुलदस्ता देकर स्वागत की तस्वीरें सामने आई है। विधायक मूलचंद शर्मा भी इस मौके पर वहां स्वागत के लिए मौजूद रहे। तो देखिए, आज फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है। फरीदाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है, लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सीएम नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं फरीदाबाद, थोड़ी देर में मेले का रुख करेंगे, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज फरीदाबाद के नायब सिंह सैनी दौरे पे है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर आज लगाया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम नेता गण मौजूद यहाँ पर रहेंगे, जिस तरीके से इनका मुख्य उद्देश्य है कि भाजपा के संगठन को मजबूत करना है और अन्य जो विशेष लगातार जो परिस्थिति विकास कार्य को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और जो लगातार कहीं ना कहीं विशेष जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित करेंगे उनसे, और लगातार जिस तरीके से उनके साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहेंगे और जो प्रदेश संगठन जो मंत्री है फरिंदर नाथ शर्मा, लगातार उनके साथ तमाम बड़े नेता रहेंगे और तमाम सुरक्षा बल का यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत यहाँ पर करेंगे और प्रदेश स्तर पर यह प्रशिक्षण शिविर की मीटिंग यहाँ पर की जा रही है। जी, सूरजकुंड मेले में भी जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कितने बजे जाएंगे और सूरजकुंड मेले को आज कितने दिन हो गए हैं, क्या क्या खास है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं सूरजकुंड को लेकर भी जो बातचीत है ये वो साफ तौर पर यहाँ पर की गई। जिस तरीके से जो हादसा हुआ यहाँ पर हुआ था वो कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। क्या कुछ जो अधिकारी भी रहेंगे, पुलिसकर्मी यहाँ पर रहेंगे, उनके साथ मीटिंग भी यहाँ पर करेंगे। वो क्या कुछ जांच यहाँ पर लिख ली है, फिर वो आने वाले बजट को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर रहेंगे, नेता यहाँ पर रहेंगे, उनके साथ मीटिंग यहाँ पर साफ तौर पर की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया बेनीवाल तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद में आज बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर है, आयोजन किया गया है प्रशिक्षण शिविर का। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सूरजकुंड मेले का रुख भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा का बड़ा बयान आपको सुनवाएंगे। लिविंग इंडिया न्यूज पर पेंशन को लेकर बड़ा बयान दिया है गंगवा ने। मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि पेंशन काटी गई है, आय सीमा के आधार पर पेंशन काटी गई है। आय सीमा हमने नहीं लगाई, ये पहले से चली आ रही है, ये भी उन्होंने कहा है। हमने पेंशन को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। तो देखिए, लगातार जो है पेंशन का मुद्दा उठता जा रहा है। ऐसे में आय सीमा के आधार पर पेंशन काटी है, आय सीमा हटाने नहीं लगाई है, हमने पेंशन को तेजी से बढ़ाने का काम किया है, मंत्री गंगवा ने कहा है। लिविंग इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इंटरव्यू में उन्होंने कई बड़ी बातें कही है। लिविंग इंडिया न्यूज पर पेंशन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। विपक्षी दावा करे कि करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। मुख्यमंत्री कह रहे किसी की पेंशन नहीं कटी। पहले तो आप बता दीजिए सरकार में होने के नाते कि ये आखिर मसला है क्या, सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे हैरानी होती है जब विपक्ष इस तरह की बात करता है। विपक्ष की देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तीसरी टर्म की चल रही है। और इससे पहले लगातार 10 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही। उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। ये 1987 में शुरू की थी जो पेंशन है, इसको केवल
200 रुपये बढ़े इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर 2000 से लेकर के 2005 तक, और 5 से लेकर के 10 तक हुड्डा जी की सरकार रही। और उस सरकार के अंदर 5 से लेकर 14 तक रही, बल्कि 10 साल तक। उस समय में केवल उन्होंने उसको मैं समझता हूँ कि 400 रुपये उन्होंने बढ़ाने का काम किया। 700 रुपये उन्होंने की थी, 1000 की घोषणा की थी। वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब वो मिलनी शुरू हुई थी। उन्होंने 1000 रुपये दिए नहीं थे। यानी 10 सालों के अंदर अगर उनका देखें तो 700 रुपये की उन्होंने घोषणा की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 10 सालों के अंदर 1000 से 3200 रुपये कर दी। फिर भी इस तरीके की बात ये कर रहे हैं। कभी भी इतनी बढ़ोतरी किसी भी सरकार के समय में नहीं हुई। चौधरी देवलाल जी ने इसकी शुरुआत करने का काम किया था 87 के अंदर, अच्छी बात है, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन इसको जो बढ़ाने का काम, जो तेजी से बढ़ाने का काम जो किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है। जो बात कह रहे हैं कि कटगी या और कोई बात है, हाँ। वो किसी के कोई भी अगर जिस भी परिवार की आय जो है, ये आय पर है, आज से नहीं शुरू से ही है। जो किसी की अगर ये आय बढ़ जाती है, आय अगर ज्यादा होती है तो उसकी कटती है। अभी परिवार पहचान पत्र बना दिए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी सी है, किसी की कोई बात छुपी हुई नहीं है। कोई अगर ITR भरता है तो भी उसका क्लियर उसके साथ, क्योंकि लिंक जुड़ा हुआ है। यानी आप मान रहे कि मतलब कुछ लोगों की कटी है, भले ही वो पैमाने के आधार पर कटी है। नहीं, मैंने कहा ना, अगर किसी की आज अगर इनकम कोई किसी की 10 लाख रुपए सालाना इनकम है और वो अगर पेंशन ले रहा है तो उसकी कटेगी। उसमें गलत क्या है? ये तो देखिए एक नियम है कि जिसकी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है, उसकी पेंशन बनती है। विपक्षी दावा करे कि करीब 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी है। मुख्यमंत्री कह रहे किसी की पेंशन नहीं कटी। तो देखिए, इस तरीके की यहाँ पर बातचीत हो रही है, पेंशन काटी गई है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर जो है लगातार आरोप लगा रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पेंशन नहीं काटी गई है। तो लिविंग इंडिया न्यूज पर खास बातचीत की है रणवीर गंगवा ने भी, और इसी के साथ ही हमारे साथ जस्सी पैटीवाड़ कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? इंटरव्यू लिया गया है, लोक निर्माण मंत्री है रणवीर गंगवा, उनसे बातचीत की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पेंशन कटी है, पेंशन को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया, बल्कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार ये कह रहे हैं कि पेंशन नहीं काटी गई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये नियम किसने बनाया कि जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा होगी या 5 लाख 10 लाख होगी उसकी बुढ़ापा पेंशन कटेगी। जब बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी तो सम्मान भत्ता, आज भी जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं तो उसमें सम्मान भत्ते का जिक्र होता है कि ये सम्मान भत्ता है। अब सम्मान भत्ते को आप इनकम से कैसे जोड़ सकते हो? क्या किसी पैसे वाले बुजुर्ग की उपेक्षा नहीं हो सकती? ये बुढ़ापा पेंशन जो है ये बुजुर्गों का सम्मान है, सहारा है। इसे इनकम के साथ जोड़ना सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी का है। वोट के टाइम ये लाखों की संख्या में कार्ड बना देते हैं, लाखों की संख्या में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन बना देते हैं, और जब भी चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद ये कटौती शुरू कर देते हैं। इन्होंने 11 साल में पिछले इस चुनाव से पहले भी इन्होंने लगभग 8 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी इसी से इनकम का सहारा लेकर के। और जब पूरी देश में कहीं भी फैमिली आईडी लागू नहीं है तो हरियाणा में ये ऐसा फैमिली आईडी का जंजाल क्यों लोगों के गले की फांस बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? बीजेपी का बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता है, ये कोई इनकम से जुड़ने का मामला ही नहीं बनता। बुजुर्गों का सम्मान है ये, जो 60 साल से ऊपर जिनकी एज हो चुकी है। देखिए, हरियाणा में एक संस्कृति है, घर बेटी आ जाए तो बुजुर्ग 10 रुपए 50 रुपए हाथ पे रखते हैं बेटी के। पोता पोती को लाड से, प्यार से, आशीर्वाद से बुजुर्ग 10 रुपए 5 रुपए देते हैं कि वो बच्चा जा करके कुछ अपना टॉफी वगैरह कुछ भी चीज, कोई भी चीज खा सकता है पैसे से खरीद करके। तो वो सम्मान भत्ता है, इसे इनकम से जोड़ना सरासर गलत है। और भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी, किस पद के ऊपर बैठ करके इतनी बड़ी गरिमा जिस पद की है उस पद पे बैठ करके सरेआम ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ये नरेंद्र मोदी जी के रास्ते के ऊपर हैं, जो छाती ठोक करके झूठ बोलने का काम करते हैं।
75,000 से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन अब काट दी, लाखों की पहले काट दी, और ये लोग कह रहे हैं हमने किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी। गाँव में आप पर जाओगे, आरोप आकार मचा हुआ आरोप है तो आप बुजुर्गों पर में। भी है जस्सी जी, आरोप तो आप पर भी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है, लगातार बीजेपी के भी तमाम मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के समय से ऐसा होता आया है, शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई थी। कभी नहीं हुई। इसको जो लोग, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये लोग छाती ठोक के झूठ बोलते हैं और आप इनके झूठ को दिखाने का काम करते हो। आप बताओ, कांग्रेस के टाइम कितने लोगों की बुढ़ापा पेंशन मिलती थी? आप हम पे अरे आरोप नहीं लगा बीजेपी सकते से जस्सी जी, झूठ सुनिए, दिखाने का, बीजेपी झूठ और सच दिखाते हैं, दोनों ही दिखाते हैं। क्या चल रहा है वो दिखाते हैं, झूठ नहीं दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आप ये देख लो, 11 साल में कितने बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, और कांग्रेस के टाइम कितने बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती थी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, क्या आपका क्या कहना है? हम ये कहते हैं, जब तक इन 75,000 बुजुर्गों की और हरियाणा प्रदेश में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों की जब तक बुढ़ापा पेंशन सबकी जारी नहीं की जाएगी, तब तक कांग्रेस मजबूती से विपक्षी होने का धर्म निभाते हुए सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और जब तक नायब सैनी को विधानसभा में बोलने नहीं देंगे, जब तक इन बुढ़ापा पेंशन को जो है बहाल नहीं कर देते। चलिए जी ठीक है, शुक्रिया जस्सी पेटवार जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आय सीमा के आधार पर पेंशन काटी गई है, ये लगातार विपक्ष का आरोप है। जस्सी पेटवार जो कि कांग्रेस के विधायक है, वो अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बातचीत आपने सुनी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार बीजेपी जो है वो झूठ का पुलिंदा रचती जा रही है, झूठ बोलने का काम करती है। मंत्री गंगवा के साथ बातचीत हुई है, लिविंग इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पेंशन कटी है। शनिवार को पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे टीवी पर, जिसमें साफ पता चल जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। ट्रेड यूनियन द्वारा भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरसा में बेअसर कहीं ना कहीं यहां पर नजर आया है, चक्का जाम हो गया है। सिरसा में सभी बसें निर्धारित रूट पर चल रही है, सवारियों को नहीं हो रही है कोई भी परेशानी। सिरसा डिपो में कुछ यूनियन धरने पर बैठे हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस विभाग भी सतर्कता दिखा रही है, सतर्क है। देश भर में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज चक्का जाम है और हड़ताल का असर कई जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा में इसका असर बेअसर नजर आया है, कोई असर नहीं देखा गया है, सुचारू रूप से सेवाएं जारी है। हरियाणा रोडवेज की बसें सामान्य दिनों की तरह ही सड़कों पर दौड़ती रही है और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने यहां पर बताया है कि सरकार द्वारा लागू किए गए चारों लेबर कोड कर्मचारियों के हित में है और इससे कर्मचारियों को भविष्य में लाभ मिलेगा। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था ट्रेड यूनियन के द्वारा। उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ ने इस हड़ताल को पूरी तरीके से कर्मचारी के विरोध में बताया था। जो ये इनकी थी कि 4 जो लेबर कोड है उनके विरोध के अंदर इन्होंने यहाँ पे हड़ताल का आह्वान किया था। लेकिन अगर हम इन कानूनों को देखेंगे तो ये कानून कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी, उस हिसाब से ये कानून बनाए गए थे। तो सिरसा डिपो के अंदर हमारे प्रतिदिन लगभग 48 से 50,000 किलोमीटर होते हैं, लेकिन आज हमको उम्मीद है कि हम कम से कम 60 से 65,000 किलोमीटर करेंगे। हड़ताल का सिरसा डिपो के ऊपर कोई असर नहीं है, बिल्कुल भी असर नहीं। करने पर बैठे हैं, लेकिन यहां पर चक्का जाम जैसा असर नहीं देखा जा रहा है। सिरसा की तस्वीरें हैं, ट्रेड यूनियन द्वारा भारत बंद का ऐलान है, लेकिन सिरसा जिला में इसका खास असर नहीं देखा जा रहा है। सुचारू रूप से सेवाएं दी जा रही है।
वहीं अब हिसार से अगली खबर हिसार में होगा कृषि दर्शन एक्सपो। 14 से 16 फरवरी तक कृषि दर्शन एक्सपो होगा। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा करेंगे मेले का उद्घाटन। 15 फरवरी को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करेंगे शिरकत। आपको बता दें कि कृषि दर्शन एक्सपो में लॉन्च होगा हाइड्रोजन ड्रोन। लगातार 2 घंटे तक उड़ाने भरने से में जो है सक्षम है हाइड्रोजन ड्रोन। तो खास जानकारी आपको दे रहे हैं, हिसार से खबर है। हिसार में कृषि दर्शन एक्सपो होगा जिसमें ड्रोन उड़ाने भरेंगे। तो बजट से कई उम्मीदें हैं। वार्षिक बजट पेश करने जा रही है सरकार, जिसको लेकर प्रदेश भर में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट से पहले सभी वर्गों से सुझाव लगातार मांगे जा रहे। इसकी पहल को सराहा भी जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी, किसान, महिलाएं, छात्र और शिक्षक बजट से बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। जब हमारे संवाददाता ने कुरुक्षेत्र के लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, आपको सुनवाते हैं। केंद्र के बजट के बाद प्रदेशवासियों की निगाहें अब हरियाणा के बजट पर टिकी हैं। सभी वर्गों को इस जो बजट आने वाला है उससे बहुत कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि 20 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक जो है विधानसभा सत्र में बजट सत्र चलने वाला है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट की घोषणा करेंगे। इस बजट को लेकर आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, केंद्र का बजट आ चुका है, अब हरियाणा का बजट जो है अब आने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी सभी वर्गों को साथ रख के बजट लाएंगे। सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे युवा हैं, चाहे किसान हैं, चाहे कैमरा वर्ग है, चाहे उद्योगपति है, चाहे युवा है, ये सभी को साथ रहने का बजट लाएंगे। और नायब सैनी जी 36 बिरादरी के नेता हैं और हरियाणा के चेते नेता हैं। वो एक मुख्यमंत्री वीआईपी की तरह नहीं घूमते, एक आम नागरिक की तरह रात को 2-2 बजे तक लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी भी गांव में अपनी गाड़ी पे जाकर किसी भी आते जाते परिजन को पूछते हैं, किसी से भी बुजुर्गों से मिल के उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं। नायब सैनी जी अपना बहुत बढ़िया बजट लाएंगे, हमें उनसे पूरी उम्मीद है। देखिए, एक बजट जो होता है सरकार का पूरा एक वर्ष का लेखा जोखा उसमें पेश होता है कि सरकार ने क्या पाया और आगे की क्या योजना बनाई। सरकार से देखिए, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मैं सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से कोई अच्छी घोषणा की जाए। मैं सरकार से ये भी उम्मीद करूँगा कि छोटे छोटे इंडस्ट्री एरिया काटे जाएँ, अलग अलग एरिया में छोटे छोटे इंडस्ट्री काटे जाएँ, लोगों को कंसेशन रेट पे वहाँ प्लाट दिए जाएं और वहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जिससे यहाँ पे रोज़गार का बढ़ावा मिले। और सरकार से ये भी उम्मीद करूँगा कि युवाओं के लिए सरकार कुछ करे, और सरकार कर भी रही है। और सरकार जो अच्छी योजनाएं लेकर आ रही है, और सबसे अच्छी योजना यही है कि अगर वो खुद से अपना काम करते हैं, सरकार उसके लिए सुविधा देती है, तो सब युवा को रोज़गार मिलेगा और कईयों को रोज़गार भी देगा। और दूसरा, मैं सरकार से एक उम्मीद करूँगा कि जैसे कि हमारे हरियाणा की भी कई स्टेटों की डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, कहीं ना कहीं हरियाणा की डेमोग्राफी भी चेंज होती जा रही है। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब हरियाणा के अंदर एंट्री करते जा रहे हैं। मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार एक इसके लिए एक ऐसा कोई सख्त कानून बनाए जिससे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी आईडियाँ चेक करी जाएँ, उनके आधार कार्ड चेक करे जाएँ, और कहीं उसमें असामाजिक तत्व आते हैं उन सब का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाए, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था भी अच्छी सुदृढ़ बनी रहे। तो क्या लगता है सरकार बजट को लेकर जो आप उम्मीदें हैं? सरकार बहुत बढ़िया बजट पेश करेगी। सरकार ने अभी तक हर वर्ग के लिए अच्छा बजट पेश किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो जीएसटी है ना हरियाणा में, इस हरियाणा सरकार को पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। क्यों? सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, सरकार की पॉलिसियाँ अच्छी हैं, व्यापारी वर्ग भी खुश है, उद्योगपति भी खुश है। और महाराष्ट्र के बाद हरियाणा दूसरा नंबर पे आता है पूरे देश में, जहाँ पे जीएसटी की कलेक्शन अच्छी है। मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि सरकार को अगर व्यापारी वर्ग इतना अच्छा
जीएसटी देता है, तो सरकार को व्यापारी वर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग हम तो बजट को लेकर कई उम्मीदें हैं, हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि बजट के पिटारे में क्या कुछ खास होता है आम जनता के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।